दोस्तों नमस्कार। आज है 22 मार्च और आज इस वीडियो में हम लोग द इंडियन एक्सप्रेस के इम्पॉर्टेंट न्यूज़ और आर्टिकल्स जो हमारे बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो अभी सारे न्यूज़पेपर्स और सब जगह आप देखेंगे कि एक ट्रेंडिंग न्यूज़ चल रहा है। जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है उसका जो अरेस्ट है अरविंद केजरीवाल जी का, उसके रिलेटेड हर जगह चल रहा है। हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसका बिल्कुल भी रेलिवेंस नहीं है। अगर आपको इसमें और जानकारी चाहिए तो आपका दायरा जो है वो लीगल एस्पेक्ट्स पे सीमित रहना चाहिए कि जैसे अरेस्ट हुआ है इनका तो कौन से एक्ट के अंदर अरेस्ट हुआ है, ठीक है। अब उस एक्ट के अंदर वो कौन सा सेक्शन है, वो कौन सा प्रोविज़न है जिसके अंदर इनको बेल मिलना मुश्किल हो सकता है, या बाकी जो भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जिसको अरेस्ट किया है वो कौन सा आर्टिकल है जिसके अंदर इनको अरेस्ट करना जो है वो नॉन बेलेबल हो जाता है ना, बेल मिलना मुश्किल हो जाता है। नॉन बेलेबल नहीं बोलेंगे, बेल मिलना मुश्किल हो जाता है। तो कौन सा आर्टिकल है वो। इसके अलावा इसमें आपके लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आप सीधा कट करेंगे, यहाँ से आगे निकलेंगे, एकदम ज़रूरत का नहीं है हमारे लिए। अब देखो, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का इशू था। हमारे लिए क्या कंसर्न था कि इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या, इलेक्टोरल बॉन्ड कैसे फंक्शन करती है, इसके बारे में मैंने डिटेल से बताया था। फिर इलेक्टोरल बॉन्ड आने के बाद क्या क्या इश्यूज़ हुए, उससे गवर्नमेंट को क्या क्या इश्यूज़ हुए, गवर्नमेंट ने क्या ऑर्डर्स पास की, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि कल जो है वापस से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जितने भी डिटेल्स थे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के वो अवेलेबल करा दिए इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन ने अपने वेबसाइट पे भी उसको डाल दिया है, पार्ट 1 पार्ट 2 करके आप देखेंगे उसमें अवेलेबल है। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि एक आदमी जो बॉन्ड खरीदा है ना, सपोज मैंने बॉन्ड खरीदा है ना, और ख़रीद के मैंने रिडीम किया। अब ये जो कड़ी है, मिसिंग लिंक था कि जिसके बेसिस पे मैच किया जा सकता है दो पार्टीज़ को, वो अब अवेलेबल हो चुका है। मतलब खरीदने वाला और पार्टीज़ रिडेम्पशन करने वाली, इन दोनों के बीच में लिंक इस्टेब्लिश हो रहा है कल के बाद। हमारे लिए इसमें इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, चूंकि इलेक्टोरल बॉन्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया गया है तो उससे ज़्यादा उसमें और अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, सवाल अगर बनते हैं मेंस में तो उससे इस हिसाब से बन सकते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड किस तरह से जो मनी लॉन्ड्रिंग केसेस थे, जो हवाला ट्रांजैक्शंस थे, जो हैवी ट्रांजैक्शंस हो रहे थे विदाउट पेइंग ड्यू पेमेंट टू द गवर्नमेंट, तो उसको कैसे उससे प्रिवेंट किया जा सकता था, और जो ब्लैक मनी का इशू था उसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता था उससे। लेकिन उसके अराउंड इश्यूज़ क्या हैं, उसके रिलेटेड गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर्स लिए थे, है ना, और अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने जो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया उसके पीछे क्या क्या बेसिक रीजंस थे, है ना। इतनी आर्गूमेंट्स आपको करनी होगी अगर इलेक्टोरल बॉन्ड्स का क्वेश्चन आया तो। अब देखो कल क्या हुआ है, एक गवर्नमेंट फैक्ट चेकिंग यूनिट लाई है ना। वो क्या करेगी कि जैसे आपने कुछ फेसबुक, आप कोई न्यूज़ एजेंसी है, सपोज XYZ आजकल बहुत यूट्यूब पे खुल गया है ना, एक अल्टरनेट मीडिया के रूप में। तो आप एक सोशल मीडिया पे अपना अकाउंट बनाए हुए हैं, आप क्या करते हैं, आप डेली न्यूज़ देते हैं वहाँ पे, है ना। तो इस न्यूज़ की फैक्चुअल इंफॉर्मेशन या फैक्ट कैसा है, इसका मतलब इंफॉर्मेशन सही है या गलत है, ये फैक्ट चेकिंग के लिए सरकार ने एक यूनिट बनाई थी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के अंदर। और प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो किसका, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का एक हिस्सा है। तो ये जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है कहीं ना कहीं एक गवर्नमेंट मशीनरी है। अब गवर्नमेंट मशीनरी अगर फैक्ट चेक करती है तो आप मानिए कोई भी ऐसा आर्टिकल जो गवर्नमेंट के खिलाफ हो उसको तो आराम से फेक करार दिया जा सकता है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप इस तरह की चीज़ें ला रहे हैं तो जो फेयरनेस है, जो नेचुरल जस्टिस की बात होती है ना, उसी पे आप अड़ंगा लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिस केस में आप पार्टी हैं उसी के जस्टिस तो आप नहीं हो सकते हैं ना, राइट। मतलब आप ये डिसाइड, जहाँ के पार्टी आप हैं, मतलब आपके अगेंस्ट में कुछ बोला जा रहा है और आप ही बोल रहे हैं कि ये फेक है, तो वो तो कहाँ हुआ, नेचुरल जस्टिस कहाँ हुआ। तो आप अपनी बात रख रहे हैं, है ना, आप एक बैलेंस्ड व्यू नहीं दे पा रहे हैं। तो इस तरह से इस गवर्नमेंट फैक्ट चेकिंग यूनिट को कर्टेल कर दिया गया, ये कह के कि ये फ्री स्पीच के अगेंस्ट है ना। तो अब मुझे आप कमेंट करिए कि जो फ्री स्पीच है वो कौन से आर्टिकल के अंदर आता है। जो फ्री स्पीच, राइट टू फ्रीडम ऑफ फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, वो संविधान के कौन से आर्टिकल के अंदर आता है, वो आप कमेंट करेंगे। अब अगला आर्टिकल देखते हैं। इसमें यहाँ पे एक ऐड है,
आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम, है ना, ये जनरल पूछ लेता है कभी कभी, है ना, कि आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम किस चीज़ से रिलेटेड है। तो इसमें देता है कि रिटेल स्टोर्स ओपन बाय आरबीआई या फिर ऐसा कुछ करके। तो उसका जो सही आंसर होगा वो होगा कि गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ में डायरेक्ट इन्वेस्ट करने के लिए जो सिटीजन्स हैं उनको मौका दिया जा रहा है आरबीआई डायरेक्ट स्कीम के द्वारा। आई रिपीट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक आरबीआई डायरेक्ट स्कीम निकाला गया है। इसके अंतर्गत क्या है कि कोई भी इंडिविजुअल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बाय कर सकता है ना, और उसमें डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकता है। अब किसी भी ब्रोकर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसको। ऑफिशियल जो ब्रोकर होते थे, है ना, जो दलाल बोलते हैं, उन लोगों के थ्रू इन्वेस्टमेंट होता था, या बहुत सारी इन्वेस्टमेंट एजेंसीज़ हैं जैसे म्यूचुअल फंड वाले हैं, उनके थ्रू क्या होता था कि इनमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट होता था। लेकिन आरबीआई डायरेक्ट स्कीम से क्या है कि आप आरबीआई के सिक्योरिटीज़ जो आरबीआई इशू करती हैं, किसके लिए? मॉनेटरी पॉलिसी के कंट्रोल के लिए, है ना, जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसके कंट्रोल के लिए, जो मॉनेटरी फ्रेमवर्क है कंट्री का उसके कंट्रोल के लिए। तो जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू होते हैं उसको रेगुलेट करने का काम आरबीआई करती है थ्रू इशूइंग एंड बाइंग एंड सेलिंग ऑफ दोज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। तो इसमें आप डायरेक्ट खरीद सकते हैं रिटेल डायरेक्ट स्कीम के तहत। इसके अंदर कौन कौन से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आती हैं? ट्रेजरी बिल्स आते हैं, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड आता है और फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड आता है। चलो अब हम देखते हैं, थोड़ा सा डिटेल हम देखते हैं। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट से लिया हुआ है कि एक बॉन्ड होता क्या है। आपको हमेशा दिमाग में आता होगा कि बॉन्ड क्या होता है। तो बॉन्ड जो है ना, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे आपके पास 10,000 रुपये है ना, आप ऐसा समझो कि यू हैव 10,000 रुपीज़। आपको इस 10,000 को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना है, ठीक है। आप क्या करेंगे? आप कहेंगे कि अरे सरकार तो बहुत जगह इन्वेस्टमेंट करती है, तो सरकार के डिविडेंड भी बहुत बनते हैं, तो अगर सरकार हमको कुछ इनकम दे दे तो हम सरकार को ही पैसा से हेल्प करें। या कभी कभी क्या होता है कि सरकार को बहुत पैसा चाहिए, है ना, किसके लिए चाहिए पैसा? उनको पैसा चाहिए जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, बड़े बड़े जो मिड डे मील स्कीम है, स्कूल चलाना है, सैलरीज देनी है, इसके लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए उनको। तो पैसा उनको मार्केट से उठाना पड़ता है, ताकि अगर बैंक से वो पैसा उठा लेंगे तो बाकी प्राइवेट कंपनीज कहाँ से उठाएंगी? तो इसके लिए क्या करते हैं? वो सिक्योरिटीज इशू करते हैं। सिक्योरिटीज़ क्या होता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बहुत सेफ मेथड है इन्वेस्टमेंट का। अगर तुम इन्वेस्ट करते हो उसमें 10,000 रुपये, तो ये श्योर है कि 10,000 से कुछ प्लस ही आएगा, है ना, कुछ तो प्लस ही आएगा। लेकिन बाकी अगर तुम इक्विटी वाले चीज़ में जाते हो तो उसमें क्या होता है कि बहुत बड़ा रिस्क होता है और नेगेटिव जाने का चांसेस भी रहता है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव ही रहेगा। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट एक सिक्योरिटी दे रही है कि आप हमारे बॉन्ड्स लीजिए, यानी कि आपसे हम कर्ज लेंगे, आप हमको पैसा दीजिए, बदले में आपको हम एक कागज़ का टुकड़ा देंगे। ये कागज़ का टुकड़ा जब भी आप मेरे पास लाएंगे आपको कैश मिल जाएगा एक सर्टेन ड्यूरेशन के बाद। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी। जब भी आप ये बॉन्ड हमारे पास लाएंगे तो आप इससे फिर इन कैश कर सकते हैं आप जो पैसा हमको दिए हैं वो, है ना। तो बॉन्ड का बेसिकली यही एक फिनोमेनन है कि लोगों से पैसा उठाया जाता है, किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। आप बोलेंगे सरकार को ज़रूरत कैसे पड़ेगी? उन्होंने बता दिया, सरकार को ज़रूरत पड़ती है और हेवी अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर बैंक से उठाने लगे तो बाकी लोग कहाँ से उठाएंगे? बाकी जो कंपनियां हैं जो चल रही हैं वो कहाँ से उठाएंगी? इसके लिए बैंक से नहीं उठाती हैं, वो अपने सिक्योरिटीज इशू करती हैं, ठीक है। अब देखो, इट बोरोज द फंड फॉर ए डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम एट अ वेरिएबल और फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट, है ना। Bonds are used by the companies, municipalities, states and sovereign governments to raise money to finance a variety of projects and activity। जैसा मैंने बोला, बॉन्ड के ऑनर्स कौन हो सकते हैं? वो डेप्ट होल्डर्स होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं या इशूअर्स होते हैं, है ना, मतलब जो कर्ज दे रहे हैं। इसी में एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी जीसेक क्या है? जीसेक जो है ये भी एक ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है। कहें तो एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है एक बॉन्ड है ना, एक कागज़ का टुकड़ा है। आप एलआईसी खरीदते हैं तो कैसे आपको एक बॉन्ड मिलता है ना, उसमें सारी चीज़ डिटेल लिखी होती है, आपका नाम क्या है, आपके नॉमिनी क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपकी मैच्योरिटी डेट क्या है, आपका नेक्स्ट पेमेंट डेट क्या है। उसी तरह से सरकार आपको एक बॉन्ड पेपर इशू करती है, उसमें सारे डिटेल्स लिखे होते हैं। तो बेसिकली जीसेक जो है वो एक ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है या फिर स्टेट गवर्नमेंट भी इशू कर सकती है। यहीं से क्वेश्चन बनता है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी कैन ओनली बी इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये गलत हो गया। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट भी इशू कर सकती है, ठीक है। ये रिकॉग्नाइज करती है कि गवर्नमेंट को कर्ज की जरूरत है, गवर्नमेंट डेब्ट ऑब्लिगेशन है
है ना। और ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होते हैं ये शॉर्ट टर्म के होते हैं, ऐसा नहीं कि आप ले लिए तो 10 साल चला रहे हैं, 20 साल चला रहे हैं, ऐसा नहीं होता है ना। तो जनरली इसका जो मैच्योरिटी होता है दैट इज लेस देन अ ईयर, या अगर लॉन्ग टर्म की बात करें, एक शॉर्ट टर्म एक लॉन्ग टर्म, अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो 1 साल से ज़्यादा, 1 साल जो है वो कट ऑफ लिमिट रहेगा, है ना। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, आप देखेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स भी इशू करती है और डेटेड सिक्योरिटीज भी इशू करती है, बॉन्ड और डेटेड सिक्योरिटीज। लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, राज्य सरकारों की बात करें, तो राज्य सरकार सिर्फ बॉन्ड या डेटेड सिक्योरिटी इशू कर सकती है, जो कि स्टेट डेवलपमेंट लोन्स कहलाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो जो स्टेट गवर्नमेंट इशू करती हैं वो स्टेट डेवलपमेंट लोन कहलाती हैं और वो बॉन्ड या डेटेड सिक्योरिटीज होती हैं। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल, इसके साथ साथ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दोनों इशू कर सकती है ना। जो स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करती हैं उसको स्टेट डेवलपमेंट लोन्स बोलते हैं, है ना। और ये रिस्क फ्री गिल्ट एज्ड इंस्ट्रूमेंट होता है। ये सब कीवर्ड है जो पूछता है परीक्षा में, है ना। प्रीलिम्स में इससे क्वेश्चन बनने के बहुत ही आसार हैं अभी। फिर देखो ट्रेजरी बिल क्या होता है। ट्रेजरी बिल समझो तो ट्रेजरी बिल जो होता है सिमिलर होता है ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट, एक बॉन्ड होता है और ये एक शॉर्ट टर्म बॉन्ड डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है और प्रेजेंटली जो है 3 टेन्योर में आती है, 3 कट ऑफ लिमिट्स में आती है। मतलब 91 दिन का, 182 दिन का और 364 दिन का। मतलब शॉर्ट टर्म हो गया ना, तो 365 से कम हो गया तो ये लेस देन 1 ईयर हो गया, है ना। कोई डाउट नहीं इसमें, लेस देन 1 ईयर हो गया। तो जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं वो शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू किया 3 डिफरेंट टर्म्स के लिए, ठीक है। दूसरा ऑप्शन तुमको रहेगा इसमें प्रीलिम्स में कि ट्रेजरी बिल्स आर जीरो कूपन सिक्योरिटीज एंड पे नो इंटरेस्ट। तो ये भी सही है ना। वो इंटरेस्ट नहीं देती है। आप उसको अगर अभी 100 रुपये में खरीद रहे हो, है ना, 100 रुपये में खरीद रहे हो, तो जब, या फिर ऐसे समझो कि कोई 100 रुपये की ट्रेजरी बिल है, उसको जो तुम खरीदोगे ना तो वो नए 98 रुपये में मिलेगा तुमको। लेकिन जब उसको बेचोगे तो तुमको उसके बदले में 100 रुपये मिलेगा। मतलब ये तो फिक्स है कि ये वाला मार्जिन हमको मिलना ही है। वो ट्रेजरी बिल्स में होता है ना, कि जब खरीदने जाओ तो 100 रुपये फेस वैल्यू का कोई ट्रेजरी बिल है, वो 98.20 पैसा में मिल गया तुमको, है ना। तो कहीं ना कहीं 1 रुपया 80 पैसा का तुमको डिस्काउंट मिला, यानी कि वो 1 रुपया 80 पैसा तुम जब भुनाओगे उसको, जब उसको ले जाओगे बैंक के पास कि हमको इसके बदले में कैश दे दो, तो वो तुमको जो कैश देगा वो पूरा 100 देगा। तो बीच का जो डिफरेंस अमाउंट है वो तुम्हारा फायदा हो गया। तो गवर्नमेंट इस तरह से फायदा देती है लोगों को और बदले में पैसा उठाती है लार्ज अमाउंट में, है ना। फिर यहीं पे एक आता है कैश मैनेजमेंट बिल्स क्या होते हैं, है ना। तो 2010 में कैश मैनेजमेंट बिल्स लाया गया था टू मीट द टेम्पररी मिसमैचेस इन द कैश फ्लो ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना। ये भी टी बिल्स होते हैं लेकिन मैच्योरिटी जो होता है वो 91 दिन से कम का होता है इसका, ठीक है। लेकिन ट्रेजरी बिल्स का देखें तो 91 दिन से ही शुरुआत होती है, 364 दिन तक उसका होता है। फिर डेटेड G-Secs जो होते हैं, डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो होते हैं, उसमें इंटरेस्ट रेट होता है दैट इज पेड ऑन द फेस वैल्यू ऑन हाफ ईयरली बेसिस। जनरली टेन्योर ऑफ डेटेड सिक्योरिटीज रेंजेस फ्रॉम 5 ईयर्स टू 40 ईयर्स। इसका मतलब हुआ कि आपने 100 रुपये में कुछ खरीदा तो इसमें फिक्स रहेगा कि आपको हम उसमें 1.5% देंगे, तो 101.50 पैसा आप ले सकते हैं डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, है ना। तो इसका यही फंडा होता है बेसिकली, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमी में बहुत सवाल बनता है इससे, बहुत सवाल बनता है। अगर बेसिक इकोनॉमिक्स को पढ़ना है तो ये सब अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए। बाकी सारा न्यूज़ अभी वही अरविंद केजरीवाल जी के अरेस्ट से रिलेटेड, सुप्रीम कोर्ट में क्या है, अभी नेक्स्ट रिकॉर्ड्स क्या होगा, इसका एक बार पढ़ लेना, है ना। उतना भी इम्पॉर्टेंट नहीं है तुम्हारे एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन तुम्हारे समझने के लिए ये ज़रूरी हो सकता है। अब देखो इसमें भी कुछ काम का नहीं है, इसमें भी कुछ काम का नहीं है। अब क्या है कि इलेक्शन टाइम आ गया, तो बेसिकली जो मैक्सिमम चीज़ें होंगी ना वो इलेक्शन से रिलेटेड पॉलिटिसाइज्ड होंगी, तो अब काफ़ी कम चीज़ें मिलेंगी, लेकिन जो भी मिलेंगी हम उससे कोशिश करेंगे कि उसके जो कोर बेसिक आइडिया है उसको डिस्कस किया जाए। अब देखो किसको कितना मिला। यहाँ पे देखो 2 तरीका है। एक इलेक्टोरल बॉन्ड चल रहा था जो कि अभी काफ़ी न्यूज़ में है, इसके बारे में आप काफ़ी जान भी चुके होंगे। एक चल रहा था इलेक्टोरल ट्रस्ट,
इलेक्टोरल ट्रस्ट। बहुत लोग इलेक्टोरल बॉन्ड में नहीं दिए हैं, इलेक्टोरल ट्रस्ट के थ्रू फंड दे रहे हैं। उससे क्या होता है कि जैसे इलेक्टोरल ट्रस्ट, आपने एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिया, ये ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट पार्टीज़ को फंड करेंगी। इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फंडिंग होगी डिफरेंट कंपनीज़ के द्वारा। तो जो काम वहाँ पे इलेक्टोरल बॉन्ड कर रही है वो काम यहाँ पे इलेक्टोरल ट्रस्ट कर रहा है, लेकिन डिफरेंस यही है कि ये जो है एक गवर्नमेंट एंटिटी नहीं है, नॉन गवर्नमेंट एंटिटी है। ऑफ कोर्स रजिस्टर्ड है, लेकिन ये नॉन गवर्नमेंट एंटिटी है और यहाँ पे फनल अप होता है सारा फंड और ये इंडिविजुअल पार्टीज़ को फिर जाता है। तो ये इलेक्टोरल ट्रस्ट और इलेक्टोरल बॉन्ड, इन दोनों फॉर्म जो है वो इलेक्टोरल डोनेशन का एक तरीका है। अब चलो यहाँ पे देखो, स्टॉप सेंडिंग पीएम्स लेटर ऑन व्हाट्सएप, दिस इज रिलेटेड टू मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। मैंने इसको इसके लिए कंसिडर किया है क्योंकि ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में आपको मेंस में पूछ चुका है, तो आपको उसके कुछ एग्जाम्पल्स आपके दिमाग में रेडी होने चाहिए कि रिसेंट एग्जाम्पल्स क्या हैं। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इंश्योर करने के लिए इलेक्शन कमीशन किस तरह से सरकार पर लगाम कस सकती है, उसका ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि प्रधानमंत्री जी का एक लेटर सर्कुलेट हो रहा था, आपको भी आया होगा, हमें भी आया है, कि विकसित भारत संपर्क जो है वो हर एक व्हाट्सएप यूजर्स तक पहुँचा रहे हैं। अब उन व्हाट्सएप यूजर्स तक पहुँचा रहे हैं आप, तो पहली चीज़ तो आप क्या है, गवर्नमेंट मशीनरी का यूज़ कर रहे हैं अपने प्रचार के लिए। दूसरी बात, इतने सारे नंबर्स में जो टेक्स्ट मैसेजेस भेजे जा रहे हैं उसका सोर्स क्या है ना, वो भी जानना ज़रूरी है। कोई आदमी हो सकता है व्हाट्सएप मैसेज आना पसंद नहीं करता हो, लेकिन आप उसको व्हाट्सएप मैसेज कर रहे हैं, दैट मीन्स व्हाट यू आर डूइंग, यू आर सिंपली वायलेटिंग द राइट ऑफ प्राइवेसी, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं इससे रिलेटेड, बट हमारे लिए इतना ज़रूरी है कि जब एमसीसी फोर्स में रहता है तो इलेक्शन कमीशन मालिक है और इलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है कि वो अपना मशीनरी यूज़ ना करे इलेक्शन के प्रचार के लिए, इलेक्शन में इसके लिए। ये आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैं कहूँ तो आज का बेस आर्टिकल यही है। क्यों? क्योंकि अभी देखो, तमिलनाडु गवर्नर जो हैं RN रवि साहब, वो एक मिनिस्टर के पोनमुडी को ओथ लेने से मना कर रहे हैं सरकार में। क्यों? क्योंकि वो बोल रहे हैं कि इनको जो है कन्विक्ट करार दिया गया है डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट में। भले सुप्रीम कोर्ट ने अभी उस डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट केस को स्टे कर दिया है ना, लेकिन उनको ओथ नहीं दिलाया जा सकता है। तो ये कहीं ना कहीं एक कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, किसके बीच में, गवर्नर के बीच में और इलेक्टेड गवर्नमेंट के बीच में। तो गवर्नर और इलेक्टेड गवर्नमेंट के बीच का जो टसल है, आज का टसल नहीं है, ये आज़ादी के बाद से ही चलता चला आ रहा है। कुछ दिनों तक ठीक रहा था, उसके बाद जैसे जैसे पार्टियां चेंज होने लगी, नए नए लोग आने लगे, आइडियोलॉजीज थोड़ी ट्रांसफॉर्म होने लगी, तो ये इशू काफ़ी बन के खड़ा हो गया। आज के टाइम पे क्या हो रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट मेटिकुलसली यूज़ करती है गवर्नर को स्टेट गवर्नमेंट को परेशान करने के लिए, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, कुछ दिनों तक बिहार हो, इससे पहले और भी बहुत सारे स्टेट्स में हमने देखा, महाराष्ट्र हो, इन सब में गवर्नर का रोल काफ़ी क्रूशियल था वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट की मशीनरी को रन करने में। पंजाब में देखिए, वो बिल पास ही नहीं कर रहे थे, है ना, या जो बिल आ रहा था उसको प्रेसिडेंशियल असेंट के लिए भेज रहे हैं, प्रेसिडेंट के पास पॉकेट वीटो लेके बैठ जा रहे हैं उसको, है ना। तो चीज़ें जो है डिले करने का एक टैक्टिक है सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्नर के द्वारा। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा तल्ख लिया है और कहा है कि दिस इज़ नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल, है ना। आप इस पे डिसीजन लो, जो भी आपका डिसीजन हो, अदरवाइज वी विल पास एन ऑर्डर टुमारो। दैट मीन्स आज वो कुछ ऑर्डर पास करेंगे इस पे, अगर गवर्नर साहब ने इस पे अपना डिसीजन नहीं लिया होगा। तो ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि आप जो है GS2 सेक्शन 2 को गवर्नर का टॉपिक आज रिवाइज करेंगे आप लक्ष्मीकांत से, ठीक है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी रिवाइज करने के लिए। फिलहाल हम 2-3 चीज़ों को देखते हैं कि आपको क्या समझना चाहिए। जैसे गवर्नर है, गवर्नर के बारे में जब भी आप इंट्रोड्यूस करेंगे तो क्या कहेंगे, गवर्नर जो होता है, गवर्नर के बारे में पार्ट 6 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। गवर्नर को चीफ एग्जीक्यूटिव हेड कहा जाता है स्टेट का, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एज अ एजेंट काम करता है। और जो गवर्नर पोस्ट है दैट इज नॉट एन एम्प्लॉयमेंट अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट बट इज एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। किसी भी तरह से वो कंट्रोल या सबऑर्डिनेट नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट के, है ना, वो एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है। लेकिन जब इंडिपेंडेंट एंटिटी है तो किस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट अपना वर्चस्व लगाती है उस पर, क्योंकि इसके जो अपॉइंटमेंट है, इनका जो रिमूवल है, इसके बारे में कुछ क्लैरिटी नहीं है, जिसका फ़ायदा
सेंट्रल गवर्नमेंट को होता है, और वो चूंकि अपॉइंट करते हैं इनको, तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो अधिकार भी सेंट्रल गवर्नमेंट का हो जाता है, बातें भी सेंट्रल गवर्नमेंट की सुनते हैं। और जब अपॉइंटी सेंट्रल गवर्नमेंट, तो अपने आदमी को यहाँ बिठाते हैं ताकि इनकी बात को सुना जा सके, राइट। अब आपको बोले कि ठीक है, काम करो, सेंट्रल गवर्नमेंट को मत दो, तुम इसको डायरेक्ट इलेक्ट कर दो, गवर्नर को कर सकते हैं, है ना। जिस तरह से चीफ मिनिस्टर को हम इलेक्ट करते हैं, एज एमएलए बनाते हैं, फिर वो उनकी जो पार्टी है साथ मिल बैठ के एक नेता चुनती है अपना, और वो नेता को फिर वो मुख्यमंत्री बनाते हैं। तो यही चीज़ हम गवर्नर के साथ भी कर दें। जिस तरह से मेयर का चुनाव होता है, हम गवर्नर का डायरेक्ट चुनाव कर दें, गवर्नर की टिकट, है ना, फिर गवर्नर की टिकट लेंगे लोग। तो उससे क्या दिक्कत होगा? उससे ये दिक्कत होगा कि हमारा जो करेंटली पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इसके अगेंस्ट में जा रहा है। ये हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या कहता है कि आप कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन के भेजेंगे। इन रिप्रेजेंटेटिव्स का क्या काम होगा कि एक कॉमन रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे जो इन सबको लीड करेगा, ठीक है, इन सबको लीड करेगा और एग्जीक्यूटिव रन करेगा। इनका जो भी डिसीजन होगा वो पॉपुलिस्ट डिसीजन होगा, इनके बेसिस पे डिसीजन लिया जाएगा। गवर्नर जब इलेक्ट होंगे तो गवर्नर क्या होगा? एक सिंगल बॉडी है, वो सिंगल डिसीजन मेकिंग बॉडी होगा, तो अथॉरिटेरियन कैरेक्टरिस्टिक आने में उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये क्या चाहेंगे कि जो हम चाहें वही हो। फिर अब तुम गवर्नर को भी इलेक्ट कर रहे हो और चीफ मिनिस्टर तो इलेक्टेड हैं, अब क्या होगा कि चीफ मिनिस्टर कोई डिसीजन लेंगे कि चलो हम एक्स पॉलिसी ला रहे हैं इस स्टेट में, गवर्नर बोलेंगे नहीं एक्स पॉलिसी नहीं चलेगा, वाई पॉलिसी चलेगा। अब इन दोनों के कन्फ्लिक्ट में रास्ता क्या निकलेगा? व्हाट शुड बी द वे अहेड? वाई को फॉलो करें या एक्स को फॉलो करें? तो ये सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है अगर हम गवर्नर को चुन के लाते हैं तो, है ना। इसलिए उनको अपॉइंट किया जाता है गवर्नर को, और उनको मात्र एक नॉमिनल हेड कहा जाता है। आप इसमें आपने पढ़ा होगा डी फैक्टो और डी जुरे। जो डी फैक्टो हेड हैं वो चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन जो डी जुरे हेड हैं वो गवर्नर हैं। तो कहीं ना कहीं आप एक नॉमिनल हेड उनको बना के रखे हैं, और जो कन्फ्लिक्ट है गवर्नर और सीएम का उसको बचाने के लिए आप उनको अपॉइंट ही कर रहे हैं। अब अपॉइंट कौन करेगा? अब स्टेट गवर्नमेंट ही अपॉइंट कर देगा उनको। तो क्या होगा? एक सेपरेटिस्ट टेंडेंसी भी आ सकती है ना, कि बोलेगा अरे यार सेंट्रल गवर्नमेंट से हमको कोई मतलब ही नहीं है, हम लोग अलग से एक देश ही बना लेते हैं। तो ये टेंडेंसी भी राइज हो सकती है। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए गवर्नर को डायरेक्टली इलेक्ट नहीं किया जाता है, ठीक है। अब गवर्नर के पावर्स क्या हैं जो आपको पढ़ने हैं? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल, जुडिशियल पावर कौन कौन से हैं ये आपको जानना है। इसके बारे में 2-2, 3-3 पॉइंट का नोट्स आपके पास रहना है। रिसेंटली गवर्नर्स का किस तरह से स्टेट गवर्नमेंट्स के जो उनका स्टेट गवर्नमेंट की मशीनरी है उसको रन करने में किस तरह से गवर्नमेंट एक ऑब्स्टेकल बना रहे हैं। आप 3-4 एग्जाम्पल लिखेंगे उसमें, आप इसमें केस स्टडी लिखेंगे कि किस तरह से स्टेट गवर्नमेंट को इंटरफेयर कर रहे हैं। अब गवर्नर की फंक्शनिंग में क्या क्या इश्यूज़ हैं इसके नोट्स आपके पास होने चाहिए, कि जो सरकारिया कमीशन है इसने काफ़ी इश्यूज़ आइडेंटिफाई किया गवर्नर के फंक्शनिंग में, है ना। जैसे चीफ मिनिस्टर को अब देखिए बेसिकली गवर्नमेंट की फंक्शनिंग क्या होती है कि चीफ मिनिस्टर को चूज़ करना, लेकिन महाराष्ट्र वाले केस में देखो आप कि सरकार मेजॉरिटी किसी और के पास है, लेकिन वो किसी और को सीएम का शपथ दिला रहे हैं और उनको टाइम दे रहे हैं कि तुम जाके असेंबली में अपना वोट साबित करो। फिर मेजॉरिटी के टाइम पे जो हॉर्स ट्रेडिंग होती है उसको बढ़ावा मिलता है। लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व करने में इनका बहुत बड़ा रोल होता है कि जिस पार्टी को ये सपोर्ट करते हैं उस पार्टी के सपोर्ट में जो लेजिस्लेटिव असेंबली है ना, उसको चाहे डिसॉल्व करना हो, है ना, तो वो आगे बढ़ के कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो इश्यूज़ हैं प्रेसिडेंट रूल लगाने में। सरकार की जो रिपोर्ट है, स्टेट गवर्नमेंट की रिपोर्ट है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देते हैं कि यहाँ पे देखिए सिचुएशन ठीक नहीं है, आप आर्टिकल 356 लगाइए, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है। फिर काफ़ी बिल्स जो हैं जो प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व किए जाते हैं, जैसे कोई स्टेट गवर्नमेंट का एक रूल होता है, स्टेट गवर्नमेंट में कोई बिल पास हुआ तो वो विधानसभा में पास होगा, अगर विधान परिषद है तो ठीक है, नहीं तो क्या होगा, गवर्नर के पास जाएगा। अब गवर्नर के पास ऑप्शन होता है कि वो खुद डिसीजन ले, या अगर उसको लगता है कि वो एक्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी एक्ट के द्वारा लाए गए एक्ट के अगेंस्ट जा रहा है, या सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट जा रहा है, या फिर वो जो है वो कंकरेंट लिस्ट या रेसिडुअरी लिस्ट में है, तो क्या करेगा गवर्नर, उस बिल एक्ट को वो प्रेसिडेंट साहब के पास भेज देगा। अब प्रेसिडेंट इस पे क्या निर्णय लेते हैं वो डिपेंड करता है। इसमें एग्जांपल आप दे सकते हैं, उत्तराखंड सिविल कोड का जो बिल है, यूसीसी का जो उत्तराखंड का बिल आया है, वो आप देखेंगे कि उत्तराखंड ने पास किया, लेकिन गवर्नर ने उसको प्रेसिडेंट के लिए छोड़ दिया, क्योंकि यूसीसी एक सेंट्रल गवर्नमेंट के डोमेन का चीज़ है। तो फिर प्रेसिडेंट ने उस पर जब परमिशन दिया तब वो बिल
एक्ट बन के आया, है ना। तो इतना चीज़ है गवर्नर के बारे में, आप थोड़ा और डिटेल से पढ़ लेंगे लक्ष्मीकांत में तो और काफ़ी डिटेल मिल जाएगा। बेसिकली गवर्नर के बारे में आपको बहुत अच्छा आर्टिकल विथ रिसेंट केस स्टडीज़ विथ रिसेंट इन्फॉर्मेशन आपको रेडी होना पड़ेगा उसमें, ठीक है। चलो अब देखते हैं, इसमें और भी ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है जो हमारे काम का चीज़ हो। हाँ, यहाँ पे देखो, नेशन का सेकंड प्राइवेट रॉकेट जो है वो लॉन्च होने वाला था। सेकंड प्राइवेट लॉन्च कौन लॉन्च करने वाला है, तो अग्निकुल कॉस्मोस लॉन्च करने वाला है। आईआईटी मद्रास जो है इसको इंक्यूबेट कर रहा था, मतलब इनको सपोर्ट कर रहा था, इनके ऑफिस के लिए, इनको टेक्नोलॉजी के लिए, लैब के लिए, फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए। क्या होता है, इंक्यूबेशन होता है ना। उस इंक्यूबेशन में जो स्टार्टअप है, जो इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ है, उनको होस्ट किया जाता है, उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रोपेल किया जाता है। तो ये चीज़ जो है अग्निकुल कॉस्मोस को आईआईटी मद्रास कर रही है, और वो क्या काम करती है, 3D प्रिंटिंग करती है अग्निकुल रॉकेट इंजन के लिए। मतलब जो अभी जो रॉकेट हो रहा है ना, अगर 3D प्रिंटेड रॉकेट कौन ला रहा है, तो अग्निकुल कॉस्मोस ला रहा है। अग्निकुल कॉस्मोस किसके साथ टाइप है, उसका आईआईटी मद्रास के साथ टाइप है। कहें तो आईआईटी मद्रास इज गिविंग देम द इंक्यूबेशन फैसिलिटी, है ना। और ये क्या लॉन्च करने वाला है, ये एक प्राइवेट लॉन्च, सेकेंड जो है वो प्राइवेट सेक्टर रॉकेट लॉन्च करने वाला है। अभी तक क्या है, इसरो लॉन्च करती है, ये प्राइवेट सेक्टर रॉकेट है। इसके अलावा इसमें और कुछ काम का चीज़ नहीं है हमारे लिए। यहाँ देखो, अभी कुछ चल रहा है ग्वादर में। ग्वादर कहाँ है, ग्वादर जो देखेंगे तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान वाले एरिया में है ना। तो वहाँ पे हमारे भी कुछ इंटरेस्ट्स हैं, क्योंकि अफगानिस्तान को कुछ सामान भेजना है तो पाकिस्तान के थ्रू भेजना पड़ता है, नहीं तो फिर वही पोर्ट के थ्रू भेजना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें हैं, कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं वहाँ पे, हमारे काम की चीज़ नहीं है। ये एक एज एन वन ऑफ द एग्जाम्पल हो सकता है इंडो पैसिफिक रीजन में क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, बस। इसके अलावा हमारे लिए इसमें कोई काम की चीज़ नहीं है ना। अब देखो, ये क्या है, इंडिया और यूएई को एक यूनिक ऑब्जेक्ट है जो रिलेट कर रहा है, वाटर स्कार्सिटी, है ना। आप ये सोच भी नहीं सकते, एक नया एंगल इंटरनेशनल रिलेशंस में। यूएई का जो वाटर स्कार्सिटी है काफ़ी चैलेंज कर रहा है, क्योंकि वो ड्राई एरिड इन्वायरमेंट में है। तो वाटर मैनेजमेंट के लिए वो काफ़ी इफेक्टिव मेजर्स ले रहे हैं और कटिंग एज टेक्नोलॉजीज ला रहे हैं, ताकि उनका जो वाटर मैनेजमेंट है वो सस्टेनेबल हो सके। तो इसी दिशा में भारत उनको काफ़ी सहयोग कर रहा है, और भारत का जो यूएई के साथ अब देखें तो रिश्ता जिस तरह से स्ट्रांग हो रहा है ना। तो इंडिया का रिलेशन वहाँ के साथ, यूएई के साथ वाटर को लेके क्या चीज़ कैसे क्या हो सकता है, इस आर्टिकल में वो बताया हुआ है। इसको पढ़ लेंगे तो भी सही है, नहीं पढ़ेंगे तो भी सही है। आपको बस एक पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है, इंडिया यूएई के रिलेशन में वाटर स्कार्सिटी वाला एंगल लाने का, है ना। रिसेंट न्यूज़ में था कि ऐसा हो रहा था वाटर स्कार्सिटी वाला। जजेस कोड, ये हमने देखा था, अभिजीत गांगुली जी जो हैं, जस्टिस अभिजीत गांगुली जो बंगाल हाई कोर्ट में, कलकत्ता हाई कोर्ट में थे, उन्होंने रिज़ाइन करके एक सर्टेन पार्टी ज्वाइन की है। अब ये जो पार्टी उन्होंने ज्वाइन की है, तो क्या ये जुडिशियल इम्प्रोप्राइटरी के इसमें नहीं आता है? क्या ये ऐसा नहीं होता है कि एक कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए, आप जब रिज़ाइन करें और कुछ पॉलिटिकल एंटिटी ज्वाइन करें उसके बीच में, है ना। तो ये जो आर्टिकल है उसी से रिलेटेड है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा वाई सुप्रीम कोर्ट स्टेट गवर्नमेंट्स फैक्ट चेकिंग यूनिट फॉर नाउ, ये हमने पहला आर्टिकल ही था जो हमने डिस्कस किया था, इसको इन्होंने डिटेल से बताया है। तो जो भी चीज़ें हैं हम आपको बता चुके हैं। जितना आपको लिखने लायक चीज़ है, वो जो मैंने वर्ड्स यूज़ किए हैं उन सब पे ध्यान देंगे तो वो सफिशिएंट रहता है। बाकी अगर और आपको फॉर्दर चाहिए तो ये आर्टिकल पढ़ लेंगे, ठीक है। इसके अलावा इसमें और कुछ ज़रूरत का नहीं है, है ना। तो आज के न्यूज़पेपर में इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। गवर्नर जो था हमारा बेस आर्टिकल था, उसके अलावा एक दो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उसको आप देखते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।